ओके बच्चों, सर बिगिन बॉक्स डिस्कस करना है। यस, तो BB1 एंड BB2 ये आपको होमवर्क में, सॉरी BB2 एंड BB3 ये होमवर्क में दिया था मैंने। तो इनमें कोई डाउट है क्या? पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। बिगिनर बॉक्स में कोई डाउट है क्या? EMI के बिगिनर बॉक्स दिए थे मैंने आपको होमवर्क में। ऋतिक बोल रहा है BB2 में कोई डाउट नहीं है। आयुष का 6, 9, 10। चलो डिस्कस करते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आयुष, समझाओ मुझको जरा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, समझाओ जरा, बोलो। सर एक कॉइल दिया हुआ है सर। सर उसके बाद 4 टन है, 40 टन है सर। एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है सर। हाँ उसको अचानक से सर मैग्नेटिक फील्ड से सर उसको खींच लिया है सर उसको। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड खींच लिया तो फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा, है ना। यस सर। इट इज फिर ऑब्जर्व दैट चार्ज into 10 की पावर -4 कूलम फ्लो इनटू द कॉइल सर। हाँ चार्ज फ्लो होगा सर। हम्म If the resistance of the coil is 80 ohm sir, the हम्म magnetic flux density is हम्म हम्म। तो मैग्नेटिक फील्ड पूछिए। तो चार्ज फ्लो जो हुआ है वो दिया है। चार्ज फ्लो होता है चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन, सॉरी रेजिस्टेंस। चार्ज फ्लो जो होता है वो होता है चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। तो चार्ज फ्लो दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, तो चेंज इन फ्लक्स मिल जाएगा। चेंज इन फ्लक्स होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड मिल नहीं जाएगी क्या? नंबर ऑफ टर्न भी दिए तो वो लगा देना यहाँ पे। बोलो। yes sir। ठीक सर है, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछी थी, इसलिए सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था सर। ये कोई सी नई टर्म तो नहीं है सर? मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ते समय ये पढ़ा था। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं बी को। पढ़ा था क्या कि नहीं पढ़ा था? आपकी क्लास में मैंने बताया था ये चीज कि नहीं बताई थी? बताई थी, बच्चे तो बाकी सब बता रहे, बताया था, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। हमने बी को लिखा था d5/dA, और d5/dA लिख के उससे तो मैंने d5 का एक्सप्रेशन निकाला था, इफ यू रिमेम्बर। चलो आगे बढ़ते फिर। तो नेक्स्ट आपने बोला है मुझे 9। सोलोनॉइड ऑफ 1.5 मीटर लॉन्ग इज इन डायमीटर दे रखा है 3 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ 1000 टन ईच एंड कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पीयर। द मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर अ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलोनॉइड इज नियरली। तो सोलोनॉइड में 3 लेयर ऑफ वाइंडिंग है, हर वाइंडिंग में 100,000 टर्न है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने होने चाहिए? 3000। सही है क्या? टोटल नंबर ऑफ टर्न इज 3000। उसकी लेंथ दे रखी है 1.5, तो 3000 अपॉन 1.5 इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ये आ गया नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। बस इसके आगे मुझे लगता है आप कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगी μ0 Ni। उसमें करंट देखो दे रखा है 2 एम्पेयर, तो μ0 Ni से मैग्नेटिक फील्ड निकालना ना। मैग्नेटिक फील्ड तो एरिया कर देना। डायमीटर दिया 4 सेंटीमीटर, रेडियस 2 सेंटीमीटर, एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर। तो एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड विल बी द फ्लक्स। हो जाएगा क्या? तो इसमें समस्या क्या थी बताओ? तो समस्या क्या थी बताओ? आंसर करेक्ट नहीं आया। करना तो यही है, कैलकुलेशन सही करो। बच्चों की गलती ये होती है, 1000 टर्न लिखे ना उसको 3000 नहीं करते, तो वो सही कर लेना बस। ठीक है, चलो। इसके अलावा 10th बोला है आपने, साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज ड्रॉप टुवर्ड अ सर्कुलर कॉइल देन। इसमें क्या समस्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या समस्या है? सर इसमें एक्सेलरेशन वाला पॉइंट बता दीजिए सर। कौन सा वाला पॉइंट? कुछ सर जो समझाओ। फर्स्ट और सेकंड, जो सर हाँ, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है सर, वो वाला सर। क्या दिया है पढ़ो, क्या दिया है पढ़ो। Sir, the acceleration of the magnet decreases as it drops, and the acceleration of the magnet decreases as it falls. मेरे उसमें तो ऐसा कुछ लिखा है, ऑन ऑब्जर्विंग फ्रॉम टॉप द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी क्लॉकवाइज
and the acceleration of magnet decreases as it drops. Acceleration of magnet decreases as it drops. धीरे धीरे जैसे मैग्नेट नीचे आ रही है उसका एक्सेलरेशन कम होते जाएगा. तो ये आया नहीं आया? पिछली क्लास में थे, लास्ट क्लास में आए थे. यस. तो मुझे लगता है अगर लास्ट क्लास में आए थे तो ये क्वेश्चन हमें आना चाहिए था. तो आपके लिए एक हिंट देता हूँ कि लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था एक बार समझना. एक क्वेश्चन हमने करा था वो समझने की कोशिश करना. ठीक है, एक बार कोशिश करो. अगर नहीं आए तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हो. यू कैन कॉल मी पर्सनली, व्हाट्सएप पे अलग से डाउट पूछ लेना आप. ठीक है, तो एक हिंट दे रहा हूँ, एक बार कोशिश करो. चलेगा? करोगे ट्राई कि बताई दो अभी? हिंट से करोगे. ठीक है, तो एक बार हिंट दे दिया आपको मैंने कि पिछली क्लास में एक क्वेश्चन कराया है मैंने कि एक रिंग के एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेट गिर रही है. तो वो क्वेश्चन जो है उससे इसकी हिंट मिल जाएगी आपको. ठीक है, चलो ये हो गया 10. तो BB1 और BB2 हो गया पूरा. अब BB3 में बता दो, कोई डाउट है क्या? BB3 11 क्वेश्चन से. BB3 5 and 11. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 पे बोला वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ डबल लूप एज शोन इन द फिगर. देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द लूप. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फील्ड इज डिक्रीजिंग. द करंट विल फ्लो फ्रॉम प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो रहा है. मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड. तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि करंट ऐसा आएगा कि इसको बढ़ाने की कोशिश करे. इसको बढ़ाने के लिए करंट भी अंदर की तरफ फील्ड बनाएगा. तो करंट ऐसा होना चाहिए. मैंने राइट हैंड घुमाया, करंट वैसा होना चाहिए. तो करंट ऐसा होने के लिए ऐसा करंट होना चाहिए. समझ गए? सर जो अंदर वाला लूप है वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना? देखो, करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बने, है ना. और अंदर वाला जो लूप जो आप बोल रहे हो ना, एक्चुअली अंदर नो कोई भी लूप है नहीं. देर इज दिस बिग लूप. इसके अलावा कोई लूप नहीं है यहाँ पर. वो आप इसको सोच रहे हो कि एक लूप है. दिस इज नॉट अ लूप. दिस इज नॉट कनेक्टेड. देर इज ओनली अ लूप लाइक दिस. समझे? और दूसरी चीज ये सोच सकते हो कि आपको यहाँ पर अगर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनानी है तो इस वायर में करंट ऐसा होना चाहिए तभी अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी. इसमें करंट इधर होना चाहिए तभी अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी. इस एरिया में आप फ्लक्स देख रहे हो तो इस एरिया में आपको फील्ड अंदर की तरफ क्रिएट करनी है. तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहाँ पर करंट ऐसा होना चाहिए. ये करंट होगा तब अंदर फील्ड बनेगी. समझ में आया? चलो, मुझे लगता है शायद ही क्लियर है. तो कुछ डाउट नहीं है, पक्का है, मान लूं क्या? यस. ओके, अच्छा, वेरी गुड. तो एक फिफ्थ हो गया. उसका सिक्स बोला था नहीं, 11th बोला था. 11. A semicircular conducting wire is placed in YZ plane in uniform magnetic field directed along the positive Z axis, and induced EMF will be developed between the ends of the wire if it is moving along. अच्छा, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मोशनल ईएमएफ पढ़ के करते तो अच्छा रहता. तो इसमें इन्होंने अभी दे दिया है मोशनल ईएमएफ. तो हो जाएगा क्वेश्चन ये. ठीक है, अभी हम मोशनल ईएमएफ पढ़ने वाले हैं तो वो जैसी पढ़ ले तो फिर हो जाएगा आपसे. बहुत इजी क्वेश्चन है. तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इमोशनल ईएमएफ पढ़ने का. चलेगा ना? 11th के लिए इमोशनल ईएमएफ का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं. आज पढ़ी नहीं पढ़ेंगे अपन आज इमोशनल ईएमएफ को. चलो, ओके. तो और किसी को कोई भी डाउट? आयुष, आपका कोई डाउट? ऋतिक ने 2 डाउट पूछे, उसके अलावा किसी का कोई डाउट इस बिगिनर बॉक्स में? बताइए. आयुष, आपका कोई डाउट? क्लियर है? बहुत बढ़िया.
चलो, तो हमने लास्ट क्लास तक ये पढ़ा कि हाँ बोलो। सर 11th में अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि जैसे अगर वो जो लूप है वो z डायरेक्शन में जाएगी तब भी कोई फ्लक्स चेंज नहीं है उसके थ्रू, वो जितना एरिया बना रही है उसमें, और लूप y में जाएगी तो भी नहीं है। वो लूप नहीं दिया ना उन्होंने, वायर लिखा है बस उन्होंने, एक सेमी सर्कुलर शेप का वायर है, वो कंप्लीट लूप नहीं बोला ना उन्होंने। तो इसलिए फिर नहीं बोल पाएंगे सर। हाँ मतलब बोल तो सकता हूँ मैं तो, लेकिन वो मोशनल ईएमएफ से समझा सकता हूँ उसको ज्यादा अच्छे से मैं, तो मैं चाह रहा हूँ मोशनल ईएमएफ पढ़ ले, फिर वो आसान लगेगा। ठीक है, ठीक। ओके। तो हमने ना अभी तक ईएमएफ जनरेट होता है ये तो पढ़ा, पर क्यों जनरेट होता है ये नहीं पढ़ा। ईएमएफ जनरेट क्यों होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्यों है, ये हमने पढ़ा नहीं अभी तक। इस चीज को समझते हैं, है ना। आप में से कई बच्चों ने मुझे बोला भी था कि हो क्यों रहा है ऐसा, तब क्यों हो रहा है वो समझेंगे। ईएमएफ क्यों जनरेट होता है इसको अपन दो कैटेगरीज के केसेस में समझ सकते हैं। कई बार या तो आपके जो भी सिचुएशन दी जाती है उसमें मोशन ऑफ कंडक्टर होता है, मोशन ऑफ कंडक्टर होता है, या आपने जो सिचुएशन देखी है वहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, बी इज चेंजिंग विथ टाइम। कुछ सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदलती है, कुछ सिचुएशन में मोशन करता है कंडक्टर। जब कंडक्टर मोशन करता है तो वी कैन एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय मोशनल ईएमएफ। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कॉन्सेप्ट से हम समझा सकते हैं कि क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, क्यों ईएमएफ आता है। ठीक है, अब एक एक करके एक एक चीज को समझेंगे। तो पहले मोशनल ईएमएफ से स्टार्ट करते हैं अपन। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं मोशनल ईएमएफ। आज हम पढ़ने वाले हैं मोशनल ईएमएफ। व्हेन अ कंडक्टर इज इन मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, उस कंडक्टर में ईएमएफ आता है। ठीक है, कब होता है मोशनल ईएमएफ? व्हेन अ कंडक्टर इज इन मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, then motional EMF is generated। मान लो कि कोई कंडक्टर है, उसका हमने छोटा सा पोर्शन देखा, कंडक्टर की छोटी सी लेंथ को उससे अलग करके देखा। दिस इज स्मॉल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर को कंडक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें फ्री चार्जेस होते हैं, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम जो कंडक्टर्स नॉर्मली देखते हैं उन सब में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होते हैं। कंडक्टर को कंडक्टर बोला इसलिए जाता है बिकॉज दे हैव फ्री चार्जेस विच कैन मूव, विच आर फ्री टू मूव। ठीक है, अब ऐसे किसी कंडक्टर को मोशन करा रहे हैं अपन, मोशन करा रहे हैं तो ये मूव कर रहा है, इसकी कुछ वेलोसिटी है, कुछ वेलोसिटी है। मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करा रहे हैं तो देयर इज सम मैग्नेटिक इधर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, तो V क्रॉस B इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, उसको मैंने बोल दिया FB वेक्टर, होगा चार्ज इनटू V क्रॉस B। एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये भाई जो वेलोसिटी कंडक्टर की वो वेलोसिटी उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन की भी, उसका इलेक्ट्रॉन भी कंडक्टर के साथ में चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन की भी वही वेलोसिटी है, तो उस इलेक्ट्रॉन पे ये फोर्स लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब कंडक्टर में चार्ज जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ये तो फ्री टू मूव था ना, इसलिए तो इसे कंडक्टर बोला था, और उससे फोर्स लग रहा है। एक चार्ज है जो मोशन के लिए फ्री है और उससे फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा बताओ, बताओ क्या होगा? करंट इंड्यूस होगा, मतलब वो मोशन में आ जाएगा, है ना, वो मोशन में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, द चार्ज इज फ्री टू मूव एंड उस पर फोर्स लगा तो मोशन करेगा। लेकिन फिलहाल तो मैंने इसको छोटा सा कंडक्टर लिया है, बहुत स्मॉल लेंथ ली है। किधर की तरफ मूव करेगा? जिधर फोर्स होगा। फोर्स किधर होगा? V क्रॉस B, V क्रॉस B इधर आ रहा है तो उसका उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इधर, तो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अलाउंग मूव कर सकता है?
मैं मान रहा हूँ कि ये गैप बहुत कम है, विड्थ बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन पे नीचे फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। उसकी वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की वजह से वो इलेक्ट्रॉन नीचे एक्यूमुलेट होंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है। Am I right? Due to the force, electrons are going to accumulate at the lower end. So वहां नेगेटिव चार्ज आने वाला है। सही बात है क्या? बताइए, है ना? ड्यू टू द फोर्स V क्रॉस B, जो भी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो नीचे मोशन करे, तो अब कंडक्टर इतनी ही लेंथ का है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आके रुक जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्यूमुलेट हो गए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हुए तो यहाँ ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी तो आएगा। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होने से यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होने से यहाँ नेगेटिव चार्ज। ड्यू टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस देयर विल बी सम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर विल बी सम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो, सम इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना चाहिए। ड्यू टू द चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, यहाँ प्लस या माइनस, तो प्लस से माइनस की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब तक क्रिएट होती जाएगी, बढ़ते जाएगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंक्रीजिंग टिल इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन। जब तक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगते रहेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगते रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स नीचे इकट्ठा होते जाएंगे। कंडक्टर में तो इनफाइनाइट चार्ज, इनफाइनाइट फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसा मान सकते हैं अपन, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, वहां इकट्ठा हो रहे हैं, वहां पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो गई, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स देखो इसके ऊपर लग रहा है, तो फोर्स इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को बराबर कर दे, है ना? इन इक्विलिब्रियम, सॉरी, इन इक्विलिब्रियम force of electric field on electron is balancing force of magnetic field. ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे तो इलेक्ट्रॉन पे ऊपर की तरफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे तो इलेक्ट्रॉन पे ऊपर की तरफ फोर्स। वो जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को बैलेंस करेगा। इक्विलिब्रियम में जब देखेंगे दोनों फोर्स एक दूसरे को बस बैलेंस कर देंगे और इलेक्ट्रॉन का बहुत फर्दर मोशन नहीं होगा। सही बात है क्या? बोलो, इसमें कोई डाउट? ऋतिक तो क्लियर हो रहा है ना? फिर से समझते कि क्या हुआ। एक कंडक्टर का छोटा सा पोर्शन लिया जो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा था। जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड मोशन करता है तो कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहे हैं। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स फील होगा। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ये फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन करने की कोशिश करेंगे। जब वो मोशन करेंगे तो एक कॉर्नर पे जाके नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए तो दूसरे कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज दिखने लगेगा। बिकॉज इनिशियली कंडक्टर वाज न्यूट्रल एंड इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू accumulate at one corner, the other corner will feel deficiency of electron, so it will become positively charged. Due to this positive and negative charges, some electric field will be generated from positive to negative, and this electric field is applying a force on this electron just opposite to the direction of magnetic field force. Magnetic field के force से बिल्कुल उल्टा force लग रहा है, opposite. Now equilibrium में दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों equal and opposite. तो अब और फर्दर मोशन नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। फाइनली जब इक्विलिब्रियम में देखेंगे अपन तो ऐसा कुछ दिखेगा कि दोनों फोर्स बराबर हो गए और ये चार्जेस जनरेटेड हो गए। चार्ज जनरेट हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई बीच में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बराबर हो गए और फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ नहीं रही है। चलो बोलो, निमित समझ में आ रहा है? ठीक है। जब मैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहा हूं, व्हेन इक्विलिब्रियम सिचुएशन में ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे दिखेगा कि यार कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठा हो गए, यहाँ नेगेटिव चार्जेस आ गए और अंदर के इलेक्ट्रॉन के अब और मोशन नहीं हो रहा है। नाउ दे आर इन इक्विलिब्रियम बिकॉज ऑफ दिस टू फोर्सेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड आर बैलेंस। ठीक है, तो अब वो फोर्सेस अगर बैलेंस है तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड must be exactly equal and opposite to the force of magnetic field.
एम आई राइट? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या लिखेंगे? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या लिखेंगे? चार्ज इंटू वी क्रॉस बी। माइनस थ्री माइनस ही कैंसल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट हो रही है? देखो मिल गई आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही है अंदर वो हो रही है माइनस वी क्रॉस बी। क्या है, समझ में आ रहा है? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होगी आपको पता चल गया। ठीक है, अब हम डिफाइन कर देते हैं इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक का जो वेक्टर है दैट इज डीएल वेक्टर। ये जो कंडक्टर है उसकी लेंथ के अलोंग मैंने वेक्टर बोल दिया डीएल वेक्टर। इस डायरेक्शन में वेक्टर डीएल वेक्टर है। तो मुझे यहां से यहां अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा, सो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर वो निकालना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते थे बताओगे मुझे? इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो कैसे निकालते हैं? ऋत्विक, हाँ आप सही है। निमित, थोड़ा डायरेक्शन का भी ध्यान रख के बोलो यार, मैग्नीट्यूड की बात ही कर रहे हो, डायरेक्शन का भी ध्यान रख के बताओ। हाँ ये आप सही बोला निमित आपने। आयुष माइनस साइन भूल गए आयुष। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका होता है माइनस साइन के साथ इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब क्योंकि मैं तो बहुत स्मॉल लेंथ ले रहा हूं ना डीएल वेक्टर, तो मुझे इंटीग्रेशन वगैरह की जरूरत नहीं है और डिस्प्लेसमेंट को मैं डीएल वेक्टर बोल दूंगा। ये हो जाएगा मेरा एक्सप्रेशन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज माइनस वी क्रॉस बी डॉट डीएल। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, डॉट प्रोडक्ट कैन बी डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो उसको कम्यूटेट कर दिया मैंने, डीएल इधर लिख लिया, वी क्रॉस बी उधर लिख दिया। ठीक है, तो डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट हुआ वो मिल गया मुझे। अब मैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन देख रहा था तब इसमें कोई चार्ज तो फ्लो हो नहीं रहा था, और इसके टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ होगा जब चार्ज फ्लो नहीं करता है तो वही तो ईएमएफ होता है। याद करो, एक बैटरी से उसके जब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता, व्हेन आई इज जीरो, तो उसके जो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही तो उसका ईएमएफ होता है। याद है क्या? एक बैटरी के लिए उसके टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही उसका ईएमएफ होता है। कब? जब बैटरी से करंट फ्लो नहीं होता। तो यहाँ पर भी इससे अभी कोई इलेक्ट्रॉन का अंदर मोशन नहीं है, कोई चार्ज का फ्लो नहीं है। तो जब चार्ज फ्लो बंद हो चुका है तब टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस ही तो इसके अंदर का ईएमएफ होगा। सही बात है क्या? दिस डेल्टा वी मस्ट बी इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कंडक्टर। तो कंडक्टर में ईएमएफ कितना डेवलप हुआ वो मुझे पता चल गया। छोटा सा कंडक्टर था तो छोटा सा ईएमएफ बोल दिया इसे, वो आ गया डीएल वेक्टर डॉट वी क्रॉस बी। तब हमने समझा कि वेन एवर अ कंडक्टर इज इन मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो उस कंडक्टर पे एक मैग्नेटिक फील्ड के फोर्सेस की वजह से ईएमएफ जनरेट होता है, एंड दैट ईएमएफ हमने निकाल दिया। वो कितना होता है वो निकाल दिया। और ये जो ईएमएफ जनरेशन का फिनोमेना है बस इसी को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। और जहां पर भी कोई कंडक्टर मोशन कर रहा था उन सारे केसेस में ईएमएफ जनरेट क्यों होता है उसका रीजन मोशनल ईएमएफ। क्या है क्लियर? बहुत बढ़िया। तो हमने मोशनल ईएमएफ क्या होता है समझा। फटाफट से नोट कर लो सारी चीजें, आगे बढ़ेंगे फिर अपन। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। व्हाट इज मोशनल ईएमएफ ये पढ़ा अपन ने।
ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ कि डेल्टा वी ईएमएफ के बराबर क्यों है। मैंने डायरेक्टली ईएमएफ क्यों नहीं बोल दिया उसको, मैंने ये क्यों समझाया कि करंट जीरो है इसलिए ईएमएफ के बराबर है। ये समझ में आया? मैंने वो बैटरी का सिंबल बना के क्या समझाया था, क्योंकि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों अलग चीज है। किसी बैटरी के अंदर जो ईएमएफ का रीजन होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, देयर इज सम केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन, जिसकी वजह से बैटरी के अंदर कोई चार्जेस जो अंदर है, आयन जो है वो एनोड पे और कैथोड पे मूव कर रहे हैं, और एनोड कैथोड के बीच में जाके अपने चार्जेस को सप्लाई कर रहे हैं, जिससे एनोड कैथोड में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। सो द कॉज ऑफ ईएमएफ इज नॉट अ कंजर्वेटिव थिंग, वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसको अपन ये बोल सकते हैं कि सम नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कुछ है जो ईएमएफ क्रिएट कर रहा है। सो ईएमएफ एक नॉन कंजर्वेटिव थिंग की वजह से क्रिएट होता है, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। सो कंजर्वेटिव चीज की वजह से जो डिफाइंड चीज हो रही है उसको मैं डायरेक्ट नॉन कंजर्वेटिव के बराबर नहीं करता हूँ, वो होता नहीं है बराबर कभी, वो तो किसी स्पेशल कंडीशंस में बराबर हो जाता है ना। हाँ, तो ये हमने बैटरीज के बारे में जब पढ़ा था ना, तो हमने पढ़ा था ये बैटरी का थोड़ा इंटरनल चीज बताई थी मैंने, तब यही कॉन्सेप्ट वहां पे डिस्कस करा था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस समझते समय। ईएमएफ इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। चलो, तो ईएमएफ कितना डेवलप हुआ वो समझ में आ गया अपन को। अब ये तो अपन ने छोटे से कंडक्टर की बात करी है, किसी बड़े कंडक्टर की बात करें तो क्या ईएमएफ होगा उसकी बातें करते हैं, चलो, है ना। तो ये सब अगर नोट हो गया है तो हटा दूं, ये इधर का पोर्शन हटा दूं, यस, ओके। तो मोशनल ईएमएफ अब अपन निकालते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग सिचुएशंस में। तो सबसे आसान जो सिचुएशन होती है वो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप कंडक्टर का मोशन कैसा, मोशन तो कई तरह का हो सकता है, तो मोशन का भी सबसे अच्छा सिंपल वाला एग्जांपल होता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांसलेटरी मोशन करे, अब कंडक्टर कैसा ले ले, तो स्ट्रेट ले लेते, सब कुछ सिंपल सिंपल ले लिया पर मैं। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैंने मान लिया, हर जगह बिल्कुल एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड है, हर जगह बिल्कुल एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है। कंडक्टर कैसा है, तो बिल्कुल स्ट्रेट कंडक्टर है, लाइक दिस, एक सीधा सीधा कंडक्टर है। और कैसे मूव कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है कि हर पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो बिल्कुल एक जैसी है, ये शायद आपने पढ़ा होगा ट्रांसलेटरी मोशन। मोशन हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं फॉर अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मोशन 2 या 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी ट्रांसलेटरी मोशन, जिसमें हर पॉइंट बिल्कुल सेम वेलोसिटी से मूव करता है, तो ऐसे मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। इसमें किसी भी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी निकालोगे, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी निकालोगे, जीरो आएगी, बिकॉज सबकी वेलोसिटी सेम है, तो इसे ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। अगर एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी नॉन जीरो आए तो रोटेटरी मोशन हो जाता है। वो रोटेटरी मोशन में अगर बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट फिक्स्ड है तो उसे प्योर रोटेशन बोल देते हैं, और बॉडी साथ चले भी और घूमे भी तो उसे ट्रांस रोटेटरी मोशन बोल देते हैं। जैसे अलग अलग तरह के मोशन होते हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और ट्रांस रोटेटरी। तो अभी हम सबसे सिंपल वाला मोशन देख रहे हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। ये समझ में आया क्या? बोलो, ट्रांसलेटरी मोशन समझ में आता है कि हमको क्या है? ठीक है, चलो। तो ट्रांसलेटरी मोशन में सभी पॉइंट की वेलोसिटी सेम है, और मैंने स्ट्रेट रॉड लिए तो हर पॉइंट पे डीएल वेक्टर जो होगा, मैं अगर यहाँ पे छोटा सा पोर्शन लूं तो इसका छोटा सा लेंथ वेक्टर जिधर होगा सभी तरफ डीएल वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा। अब मुझे इसके छोटे से पोर्शन का ईएमएफ लिखना है, तो ये मेरे पास रिलेशन रहा, वो मुझे टोटल ईएमएफ निकालना है इस पूरी रॉड के अलाउंग, तो हर पॉइंट का छोटा छोटा ईएमएफ मैं ऐड कर सकता हूँ, बिकॉज ऑल दीज आर इन सीरीज। हर पॉइंट पे छोटा छोटा ईएमएफ मैं ऐड कर सकता हूँ, सीरीज में ईएमएफ डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। सो टोटल ईएमएफ
ऐड करना मतलब इंटीग्रेशन करना ऑफ स्मॉल ईएमएफ हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में है सारे छोटे छोटे लेंथ वेक्टर, और छोटे छोटे लेंथ वेक्टर का ईएमएफ होगा डीएल वेक्टर डॉट वी क्रॉस बी। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ट्रांसलेटरी मोशन में बी हर जगह सेम है, तो उन दोनों को इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, ये बचेगा। ठीक है, v क्रॉस b को इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, क्योंकि हर जगह वेलोसिटी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, दोनों को इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर बचा। इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर में डीएल वेक्टर क्या है? स्मॉल लेंथ वेक्टर, उसका सम मतलब टोटल लेंथ वेक्टर हो जाएगा ना। छोटे छोटे एल वेक्टर को सम करोगे तो टोटल स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट का वेक्टर मिलेगा आपको। एम आई राइट? तो बोल देंगे एल वेक्टर डॉट वी क्रॉस बी, एल वेक्टर डॉट वी क्रॉस बी। So when a straight rod is in motion in uniform magnetic field, straight rod is in motion in uniform magnetic field, and this straight rod is performing translatory motion. तो उसमें मोशनल इमेज कितना आता है? एल वेक्टर डॉट वी क्रॉस बी। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यस, है ना। और अच्छा, अगर स्ट्रेट ना हो, मान लो किसी भी रैंडम शेप का कोई कंडक्टर था, किसी भी रैंडम शेप का कोई कंडक्टर था, वो भी ट्रांसलेटरी मोशन ही कर रहा है। स्ट्रेट या रैंडम शेप का कोई कंडक्टर है, वो भी ट्रांसलेटरी मोशन ही कर रहा है। तो ट्रांसलेटरी मोशन और यूनिफॉर्म फील्ड है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ये तो कॉमन ले ही सकता हूं ना मैं। अब इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ छोटा सा लेंथ का वेक्टर ये होगा, और इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट का वेक्टर बन जाएगा ये। ऐसे ही सेम चीज हमने देखी थी एमईसी में। तो सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं हम इस तरह के शेप के कंडक्टर में। कंडक्टर के शेप से कोई मतलब नहीं है, उसका बस स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट का वेक्टर बनाओ, वो डॉट वी क्रॉस बी, इससे ईएमएफ मिल जाएगा। समझ में आई क्या बात? यूनिफॉर्म फील्ड है, ट्रांसलेटरी मोशन है, तो एल वेक्टर डॉट वी क्रॉस बी, ये ईएमएफ आता है। कंडक्टर के शेप से कोई मतलब नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट देखो बस। मीन्स रिंग का ईएमएफ 0 होगा, बिल्कुल सही। नेट ईएमएफ 0 होगा। एक रिंग को यूनिफॉर्म फील्ड में चलाओ तो नेट ईएमएफ 0 होगा, और वो आप उससे भी देख सकते हो, फैराडेज लॉ से भी देख सकते हो। कोई रिंग अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है तो उसमें फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा, तो 0 ईएमएफ आएगा। है ना। सपोज एक रिंग है, वो यहां से मूव करते करते यहां पहुंच गई, पर पूरे स्पेस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो पहले भी फ्लक्स उसमें बी इंटू पाई आर स्क्वायर, बाद में भी बी इंटू पाई आर स्क्वायर, नेट फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो ईएमएफ 0 हो जाएगा। समझे क्या? टोटल रिंग का ईएमएफ विल बी 0। ठीक है। हाँ, लेकिन कोई आपसे बोले इस रिंग को अगर हाफ हाफ पार्ट में इमेजिन करना है, तो इधर के हाफ पार्ट में ईएमएफ आएगा क्या? इधर के हाफ पार्ट में ईएमएफ आएगा क्या? बोलो, हाफ पार्ट में आएगा क्या? हाँ, उसमें आएगा। उधर के हाफ पार्ट में भी आएगा, पर दोनों में जो ईएमएफ आया ना, वो एकदम एक जैसा आया, तो नेट ईएमएफ 0 हो गया। यहाँ जितना ईएमएफ जनरेट हुआ, इधर भी उतना ईएमएफ, तो पूरे लूप का ईएमएफ 0 हो गया। समझे? यस, चलो, आई थिंक अभी क्लियर है आपको। ठीक है। अब इस पॉइंट के बाद देखो, ये जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा, ये क्या है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है मोशन ऑफ रॉड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वो है एल वेक्टर डॉट वी क्रॉस बी। पहली चीज तो ये पॉजिटिव कब आएगा, किस डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगा? तो अगर v क्रॉस b की डायरेक्शन में ये एल वेक्टर हो तो पॉजिटिव आएगा, तो उससे ईएमएफ की डायरेक्शन दिख जाएगी आपको। डायरेक्शन ऑफ मोशनल ईएमएफ इज अलोंग v क्रॉस b, अलोंग v क्रॉस b। जैसे ऊपर मैंने जो बैटरी दिखाई है आपको, तो बैटरी का मैंने हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल ऊपर दिखाया है, लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल नीचे दिखाया है।
ऐसा क्यों करा? क्योंकि वेलोसिटी इधर थी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर थी, v क्रॉस b ऊपर आ रहा है, v क्रॉस b की डायरेक्शन ये थी, ये आ रही थी डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b, तो इसकी डायरेक्शन में बैटरी दिखानी चाहिए थी मुझे। ये समझ में आ रहा है क्या? डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b में बैटरी दिखाएंगे। चलो निमित बोल रहा डाउट है, बताओ निमित क्या डाउट है? सॉरी, दूसरे हाफ में ईएमएफ उल्टा कैसे आया? उल्टा थोड़ी आया दूसरे हाफ में। दूसरे हाफ में जो ईएमएफ है वो v इधर b अंदर, तो v क्रॉस b उसमें भी इसी डायरेक्शन में आया। तुम पूरे लूप का नेट ईएमएफ पूछोगे तो 0 हो जाएगा ना। सॉरी, थोड़ी सी आज तबियत थोड़ी सही नहीं है। देखो इधर और इधर सेम ईएमएफ आ रहा है, तो पूरे लूप का नेट ईएमएफ 0 हो जाएगा ना। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ v क्रॉस b के अलोंग होता है। उसके आगे ईएमएफ अपन लिखते थे एल वेक्टर डॉट v क्रॉस b। अब वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है जब तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं। सो इट इज मैक्सिमम when L vector perpendicular to V vector perpendicular to B vector। मतलब तुम्हारी जो रॉड है उसकी लेंथ, वेलोसिटी देन मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। रॉड इस तरह से रखी है कि उसकी लेंथ का वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ रॉड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो, तो मैक्सिमम आएगा, क्योंकि इसमें ट्रिपल प्रोडक्ट मैक्सिमम आता है। कितना आएगा? कितना आएगा? तो हो जाएगा LBV या BLV। ज्यादा इसको BLV बोल के याद रखते हैं तो BLV बोल लेना, BLV। ये बात समझ में आई क्या? है ना, मैक्सिमम मोशनल ईएमएफ कब आता है? जब तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर। कोई भी दो पैरेलल हो गए तो 0, कोई भी दो पैरेलल हो गए तो 0। इट विल बी 0 if any two of these are parallel। जैसे मान लो कि कोई कंडक्टर है, वो इस तरह से रखा हुआ है, कंडक्टर की लेंथ के अलोंग ही उसकी वेलोसिटी है, कंडक्टर की लेंथ के अलोंग ही उसकी वेलोसिटी है। अब इसमें ईएमएफ नहीं आएगा, लेंथ के अलोंग ही वेलोसिटी है ना, इसमें ईएमएफ नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किधर भी हो जाए, लेंथ और v पैरेलल, लेंथ और v पैरेलल, v क्रॉस b इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट वेलोसिटी से परपेंडिकुलर आएगा, वेलोसिटी से परपेंडिकुलर चीज का लेंथ से डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, बिकॉज लेंथ और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है। तो इस दोनों की डायरेक्शन सेम थी, ये पूरा v के परपेंडिकुलर, मतलब इसके भी परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट 0। क्या है, समझ में आ रहा है? कोई भी दो पैरेलल हो जाए तो 0। ठीक है, मान लो रॉड इस तरह से रखी है कि वेलोसिटी और लेंथ तो परपेंडिकुलर है, पर मैग्नेटिक फील्ड आपने लगा दी रॉड के पैरेलल तो भी ईएमएफ 0, रॉड वेलोसिटी के पैरेलल तो भी ईएमएफ 0। चाहे B1 मैग्नेटिक फील्ड लगाओ चाहे B2 मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, इस रॉड में ईएमएफ 0 आएगा। समझ में आ रहा है? बोलो, क्या क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये हमने मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड पॉइंट पढ़े। ठीक है, अच्छा रॉड के शेप से कोई लेना देना है नहीं, वो भी अपन ने देख ही लिया था। अगर एंगल हो कुछ, तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर नहीं हो, कुछ एंगल हो, जैसे एग्जांपल के लिए ये कुछ ले लिया मैंने, रॉड ऐसे कुछ रखी है एंगल पे, वेलोसिटी इधर है, उसकी लेंथ जो है रॉड की इस लाइन से थीटा एंगल पर है, थीटा एंगल पे रॉड की लेंथ है ना, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है। अब क्या करना है? तो एल का ये कंपोनेंट ले लो, एल का ये कंपोनेंट ले लो, एल कॉस थीटा। तो अब हमारे पास ईएमएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी एल कॉस थीटा इंटू बी।
आ रहा है क्या समझ में ये? बोलिए, क्या ये क्लियर हुआ लास्ट पॉइंट? क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमने मोशन लेयर से रिलेटेड बातें करी। अच्छा, रॉड के शेप से भी मतलब नहीं होता, मैं उसको आर्क जैसी भी ले लूँ तो भी सेम चीज होगी, है ना, वो तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है। चलो, मोशन ईएमएफ से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें करी। अब हम सब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में रहते हैं, हमारे आसपास अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। जब भी हम किसी कंडक्टर को हमारे आसपास मोशन कराएंगे तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा, उसमें ईएमएफ आ सकता है ना। जैसे कोई कार अगर ट्रेवल कर रही हो, कार कोई ट्रेवल कर रही हो तो कार में ईएमएफ आ सकता है, बिकॉज कार इज ट्रेवलिंग इन द रीजन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हो सकता है ना, बताओ। ये मान लीजिए मेरे पास ये जो पेन है, दिस इज अ कंडक्टर, इसको मैं ड्रॉप कर दूं लाइक दिस, इसको मैंने छोड़ दिया ऊपर से नीचे, ठीक है, ये इसको मैंने ड्रॉप करा, वो नीचे गिर रहा है, जैसे ड्रॉप करा पेन को, वो नीचे गिर रहा है ना। व्हेन पेन इज ड्रॉपिंग लाइक दिस, पेन इज ड्रॉपिंग लाइक दिस, लेट अज्यूम ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, तो इससे परपेंडिकुलर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी लाइक दिस, उस मैग्नेटिक फील्ड को कट करके जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को कट करके जा रहा है, वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, बी इधर, बी इधर, बी क्रॉस बी इधर आएगा, इस डायरेक्शन में ईएमएफ आएगा, तो इसमें ईएमएफ आ जाएगा। आ रहा है समझ में? एक कंडक्टर को जब अपने आसपास गिरा दो तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है, तो उसमें ईएमएफ आ जाएगा। आ रहा है क्या समझ में ये? ठीक है। कोई भी व्हीकल मूव कर रहा है सड़क पे, सड़क पे कोई कार चल रही है, उसमें भी ऐसे ईएमएफ आ सकता है ना। तो चलो इसके बेसिक क्वेश्चन देखते हैं और फिर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड। ये सब हटा रहा हूं मैं। देयर इज अ स्ट्रेट रोड ऑन विच अ ट्रक इज मूविंग। कोई ट्रक है जो स्ट्रेट रोड पे चल रहा है, ठीक है, कोई ट्रक इस स्ट्रेट रोड पे चल रहा है, ठीक है। ये कोई ट्रक है जो स्ट्रेट रोड पर ट्रेवल कर रहा है, कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है ये, तो इसकी स्पीड दे दी 54 किलोमीटर पर आवर। रोड जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, इधर नॉर्थ है, इधर वेस्ट साउथ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कोई रोड है ना। जैसे हमारे इंडिया में अगर बात करें दिल्ली मुंबई, अपनी एबी रोड अप्रोक्सीमेट नॉर्थ साउथ ही है, तो एबी रोड पे कोई ट्रक चल रहा है, ठीक है। इस ट्रक की जो विड्थ है, ये जो विड्थ है ये 1 मीटर है। और जो जहां ये ट्रक चल रहा है ना, वहां अर्थ की फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपको मैंने बता दिया 0.5 गॉस है, और एंगल ऑफ डिप जो है यहाँ पर वो 45 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप यहाँ पर 45 डिग्री है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0.5 गॉस है और एंगल ऑफ डिप 45 डिग्री है। तो ट्रक चलेगा, ट्रक मेटल बॉडी का बनता है, तो ट्रक के अंदर भी ईएमएफ आ सकता है। तो ट्रक की बॉडी में कितना ईएमएफ आएगा, ईएमएफ इन बॉडी ऑफ ट्रक, ट्रक कार कुछ भी दे सकता था, ठीक है। चलो, हरी पूछ रहा है हम इससे यूटिलाइज क्यों नहीं करते फॉर चार्जिंग व्हीकल। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू दे दी मैंने गॉस में, तुम उससे निकाल के देखना कितना ईएमएफ आएगा और सोचना कि इतने पोटेंशियल से कुछ चार्ज हो पाएगा क्या। करो, क्वेश्चन करिए। 55 किलोमीटर पर आवर, 55 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए ना, किलोमीटर पर आवर में देना चाहिए मुझको, पर सेकंड तो यार बहुत ही अजीब हो जाएगा। गलती से मैंने पर सेकंड कर दिया था। करो सही इसको, ये करो, फिर उसका अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ।
चलो एक और क्वेश्चन लिखा है, देखो मैंने बोर्ड पे, एक रॉड दिखाई है, उसके कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट दिखाए हैं, सारे कोऑर्डिनेट मीटर्स में है, वेलोसिटी वेक्टर दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दी है, उसका ईएमएफ पूछा है। रॉड में कितना ईएमएफ है बताओ। करिए। तो ऋत्विक का जवाब आ रहा है इसका मेरे पास, ठीक है। अब वाले क्वेश्चन का करो, जल्दी से आंसर निकालो। 54 किलोमीटर पर आवर 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा बस। अब वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, तो 0 बोल दोगे क्या आंसर बताओ। वेलोसिटी भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, तो 0 बोलोगे क्या आंसर। नो, फिर क्या बोलना चाहिए। वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है, बिल्कुल सही। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, वो तो एक्चुअली एक एंगल पे होती है, इसलिए तो आपको एंगल ऑफ डिप दिया है। एक्चुअली वो एक एंगल पे होती है, ये एंगल 45 दिया है। तो यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी प्रेजेंट है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट भी प्रेजेंट है। बीवी वो भी 0.5 गॉस होगा, मतलब 0.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला होगा, ठीक है। बस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड और इधर की तरफ लेंथ, तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर। तो एल वेक्टर डॉट वी क्रॉस बी कर लो, बी एल भी कर लो। बी की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻⁴, एल 1 मीटर और वेलोसिटी 15, मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर आंसर। तो 7.5 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट, 10⁻⁴ वोल्ट है, 0.75 मिली वोल्ट। कितना कम है ईएमएफ, इतना कम ईएमएफ। एक अपने जो घर, जो अपना एक पेंसिल सेल होता है ना, उसमें 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट होता है, और ये मिली वोल्ट में। तुम्हारे मोबाइल, तुम्हारे जो टीवी का रिमोट जो होता है वो भी इससे नहीं चलता, उससे भी 1000 कई गुना कम है, 2000 टाइम कम है, समझे। बात समझ में आ रही है। तो है ना, एयरप्लेन वगैरह चलाओ, उसके विंग्स भी लंबे होते हैं, उसकी स्पीड भी ज्यादा होती है, तब कहीं जाके रिमोट चलेगा टीवी का, इतना ईएमएफ आता है। तो इससे कुछ कार वार चार्ज कर लो, बहुत दूर की बात है अभी तक, है ना। ओके, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोर्ड पे लिखा है तुम्हारे पास, करो। एक रॉड के कोऑर्डिनेट्स दे रखे, कॉर्नर्स दे रखे, मैंने कहां पर है, उस रॉड में मोशन में बताना है आपको, करो। चलो ऋत्विक का जवाब आ गया है मेरे पास, देखते हैं, चेक करेंगे। वो हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
चलो वो हो जाए तो फिर ये करना, ये हो जाए तो ये करना। ओके, ऋत्विक का जवाब आया था, निमित का भी आया। अच्छा देखो, रॉड के कोऑर्डिनेट से उसका एल वेक्टर बना सकते हैं अपन, एल वेक्टर, है ना। तो एल वेक्टर जो बनेगा उस रॉड का, वो बनेगा 3 माइनस 1 दैट इज 2i, 4 माइनस 1 दैट इज 3j, 4 माइनस 5 माइनस 1 दैट इज 4k। बोलो सही है क्या? एल वेक्टर यही बनेगा ना, देखो जरा अच्छे से, है ना। अब अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो ये एल वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है 2 3 4, और यहाँ भी देखो 2 3 4, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। क्या आया आंसर से? क्या आएगा आंसर? 0, है ना। चलो, तो हो गया क्वेश्चन, हटा दूं? हटा दूं क्या? चलो, मुझे लगता है हो गया क्वेश्चन, क्योंकि एल वेक्टर और वी वेक्टर पैरेलल है। आंसर इज 0। ठीक है, अगले क्वेश्चन करो, आगे जो क्वेश्चन दिए मैंने करो। निमित बोल रहा है बट फॉर्मूला तो आंसर नॉन जीरो आया। हो ही नहीं सकता निमित, ऐसा कुछ गलत करा आपने फिर। मैथमेटिकली भी 0 ही आ रहा है, आयुष बोल रहा है यार, बिल्कुल सही। ऋतिक बोल रहा है सर वेलोसिटी तो दिया नहीं है। किसकी? अच्छा इसकी, हाँ करो करो, मुझे वेलोसिटी देना चाहिए। सो रॉड इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, रॉड इज मूविंग विथ वेलोसिटी v। ठीक है, करो। रॉड इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, करो। चलो, दक्ष का आंसर आ गया, ऋत्विक का आ गया, वेरी गुड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वो हो जाए तो नेक्स्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये हो जाए तो। एक ये लूप है, कंडक्टिंग रिंग है, v स्पीड से ट्रेवल करना स्टार्ट करा इसको मैंने 0 टाइम से, ये 0 टाइम की सिचुएशन है, यहाँ से उसको v स्पीड से ट्रेवल करा रहा है, तो इसमें ईएमएफ बताना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। करो। देखो रॉड का जो ईएमएफ आएगा इट शुड बी बीएलवी, उसका ईएमएफ मैं ऐसे दिखा सकता हूँ बीएलवी, मोशनल ईएमएफ इन द रॉड शुड बी बीएलवी, है ना। वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो वी क्रॉस भी ऊपर आ जाएगा, वी क्रॉस भी ऊपर होने से बीएलवी का ईएमएफ, और इतना ईएमएफ है तो यहाँ जो करंट होना चाहिए वो होना चाहिए बीएलवी अपॉन आर, सिंपल, बीएलवी अपॉन आर। ठीक है, बीएलवी पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट इन द लूप शुड बी बीएलवी बाय आर। चलो नेक्स्ट, इस लूप का ये वाला क्वेश्चन करो। दिस लूप इज इन ट्रांसलेशनल मोशन, इसको अपन ट्रांसलेट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हैं, इसमें ये मैं बताना एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। करिए।
ये करो फटाफट। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बना रहा हूं मैं, यहाँ दे रहा हूं आपको। चलो, दक्ष का जवाब आया है, और भी ऋतिक का भी जवाब आया है। ठीक है ऋतिक का, ठीक है। आयुष 0 गलत है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर 0 नहीं आएगा। जब लूप को 20 स्पीड से ट्रेवल करा रहे हैं हम, तो थोड़ी देर बाद अगर लूप का डायग्राम देखो आप, स्मॉल टाइम बाद अगर लूप का डायग्राम देखो तो कुछ ऐसा दिखेगा। स्मॉल टाइम बाद लूप का डायग्राम देखो तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया उधर, ये इसको थोड़ा सही करता हूं मैं। ये हमारा लूप, स्मॉल टाइम बाद इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिख सकता है। ठीक है, तो अब ये कुछ हिस्सा इसका बाहर आ चुका है, लेकिन अंदर भी कुछ हिस्सा बचा है। तो अंदर जो हिस्सा बचा है ना, इसमें मोशनल ईएमएफ होगा। ये पोर्शन है जिससे मोशनल ईएमएफ होगा। ये पूरा पोर्शन 20 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ये 20 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो इससे मोशनल ईएमएफ है। मोशनल ईएमएफ निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव लेंथ ले सकते हैं। इफेक्टिव लेंथ ले सकते हैं। आपको जब पूरे लूप का ईएमएफ पूछा है तो आप इतने इतने लेंथ का ईएमएफ निकाल लो, और ये लेंथ कितनी होगी, बहुत आसान है वो निकालना, बिकॉज लूप आ चुका होगा वीटी डिस्टेंस आउट, वीटी डिस्टेंस आउट। तो अंदर कितना बचेगा, ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास आर माइनस वीटी, ये डिस्टेंस हो गया आर माइनस वीटी, ये आर माइनस वीटी, ये आर। तुम ये लेंथ इजीली निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। दिस शुड बी रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वीटी होल स्क्वायर। ठीक है, अब तुम्हें ये लेंथ पता है, तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ दिस लूप विल बी दिस टोटल लेंथ, दिस टोटल लेंथ, एंड दैट शुड बी डबल ऑफ दिस। तो BLV कर दो उसके बाद। सो EMF is a B, L will be 2 times of this, which is root over R square minus R minus VT whole square into V। ये आ गया आंसर। बोलो, आ रहा है क्या समझ में? तो फ्लक्स से एरिया से करने जाओगे, एरिया इंटू बी करके फ्लक्स निकालो, फिर डिफरेंशिएट करो, वो भी तरीका सही है, वो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। इमोशनल ईएमएफ से फटाफट आंसर आएगा। बोलो, आया क्या समझ में? ये है ना, ये इफेक्टिव लेंथ, दिस ये हो गई इस लूप की इफेक्टिव लेंथ। जो भी है ये इफेक्टिव लेंथ है हमारे पास, वो इफेक्टिव लेंथ कितनी है वो निकाली, ये इतने पोर्शन का डबल होना चाहिए, और ईएमएफ आ गया। इज दिस क्लियर? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है अच्छे से? यस, आयुष बोल रहा है यस, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो वो क्वेश्चन हो जाए तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिया है मैंने, एक क्वेश्चन और दिया है, देखो मैंने आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है। दिस इज अ रॉड, टी इक्वल टू 0 पे यहाँ थी, इसे 20 स्पीड से ट्रेवल कराया जा रहा है, 20 स्पीड से ट्रेवल कराया जा रहा है, टी टाइम पे यहाँ पहुंच गई वो। दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, सिमेट्रिक सिचुएशन, ऊपर नीचे एक जैसा है बिल्कुल। रॉड ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा, इस रॉड में रेजिस्टेंस है कितना, लैम्डा ओम पर मीटर। इस रॉड में रेजिस्टेंस है कितना, लैम्डा ओम पर मीटर। अब रॉड मोशन में है, इस लूप में इंड्यूस करंट आ रहा होगा, कितना इंड्यूस करंट है बताओ, करिए। फाइंड द इंड्यूस करंट इन द रॉड, करिए।
फाइंड द इंड्यूस करंट इन द रॉड। बी इज, हाँ मैग्नेटिक फील्ड दिखानी थी मेरे को, सॉरी। मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द बोर्ड एंड यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द बोर्ड एंड यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बिल्कुल, ठीक है। ये पुराना क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं। अच्छा, इसको फ्लक्स से भी ट्राई करना एक बार। हमने करा है ना, एरिया से फ्लक्स निकाल के फिर फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज से ईएमएफ निकालना, वो भी करना। सब मेथड आनी चाहिए हमको, है ना। तो ये अंदर अंदर कितना एरिया है वो निकालना। कैसे निकालोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना। आप पूरे सर्कल के एरिया में से इतना एरिया सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो। पूरे सर्कल के एरिया में से इतना एरिया सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो। और ये एरिया कैसे निकालोगे, सेक्टर का एरिया माइनस दिस ट्राइंगल का एरिया, है ना। मैंने हिंट दी, देखो वो करना आप, ठीक है। उसको फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज से भी करना, छोड़ना मत। और मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था यार, किसी ने मुझे आंसर नहीं दिया उसका, कि एक रिंग पे मैग्नेट मूव करा दी थी मैंने, उस रिंग में ईएमएफ पूछा था। क्या बात है, किसी ने आंसर नहीं दिया उसका। भूल गए। तो जो भी आप कर रहे हो वो पूरा पेज पे फोटो लेना, अच्छे से सॉल्व करो, ढंग से लिख के फोटो लेना और ग्रुप पे पोस्ट करना, ठीक है। हाँ चलो करो, बाकी अभी जो क्वेश्चन बोला है करो। चलो करिए जल्दी से, इंड्यूस करंट निकालिए। ओके, मेरे पास एक डाउट आया, लेंथ ऑफ रॉड तो दी ही नहीं, तो लेंथ ऑफ रॉड तो बहुत लंबी है ना ये तो। भाई इस, ये जो दो रेल से प्योर कंडक्टर की, इन रेल और रॉड से जो एक ट्रायंगल बनेगा, इसी में तो करंट आ सकता है। ये वाले पोर्शन से तो करंट आएगा ही नहीं, तो इनकी लेंथ की जरूरत ही नहीं है आपको, समझे क्या, है ना। और इतने पोर्शन की लेंथ आप ढूंढ सकते हो कैसे, रॉड की स्पीड पता है, उससे दिमाग लगाओ, करो। चलो ऋत्विक का जवाब आ गया, वेरी गुड ऋत्विक, बहुत बढ़िया।
चलो ओके, ये क्वेश्चन जल्दी से करो। और आयुष पूछ रहा है टी के टर्म में, नहीं बेटा, दक्ष का सही दिख रहा है मुझे आंसर, और निमित बेटा गलत है आंसर। जिसका ये हो जाए वो ये करो, है ना। क्वेश्चन क्या है दिख रहा है बोर्ड पे, करो। देखो रॉड मूव करेगी, टी 0 पर यहां थी, टी टाइम पे यहां है, तो डेफिनेटली दिस डिस्टेंस इज वीटी। ये वीटी है, ये वीटी है, ये 60, तो ये आधा एंगल इधर 30 होगा, ये 30, तो ये डिस्टेंस आएगी वीटी बाय √3। टोटल डिस्टेंस हो गई 2VT बाय √3। टोटल ये जो यहां से यहाँ इफेक्टिव लेंथ दिखेगी एल इफेक्टिव, वो 2VT बाय √3। ठीक है, बस। तो इस रॉड के अंदर जो ईएमएफ है वो लिख सकते हैं बी एल इफेक्टिव इंटू वेलोसिटी। वो एल इफेक्टिव की जरूरत ही नहीं थी, देखना अभी तुम्हें समझ में आएगा। और रेजिस्टेंस जो यहां से यहाँ का रेजिस्टेंस है वो सर्किट में आएगा, वो आ जाएगा एल इफेक्टिव इंटू लेमडा। डिवाइड करो ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, इंड्यूस करंट। देखो बी अपॉन लेमडा आ रहा है। असल में तो वो जरूरत ही नहीं थी एल इफेक्टिव निकालने की। अरे है ना, काफी आसान क्वेश्चन है। इतनी लेंथ में ईएमएफ आया, जो भी ये एल इफेक्टिव लेंथ थी, बी एल इफेक्टिव वी, ये आएगा ईएमएफ। मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द बोर्ड, वेलोसिटी इज दिस साइड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वी क्रॉस बी इज इन दिस डायरेक्शन। ये एल इफेक्टिव निकाला मैंने, बी एल वी इज द मोशनल ईएमएफ, वो मैंने निकाल दिया एल इफेक्टिव। कभी ईएमएफ कोई पूछ ले तो आपको पता रहना चाहिए, इसलिए। रेजिस्टेंस, इसी रॉड में रेजिस्टेंस है, और यहां से यहाँ का रेजिस्टेंस इस सर्किट में आएगा, तो यहां से यहाँ का रेजिस्टेंस कितना होगा, एल इफेक्टिव इंटू लेमडा। तो इस सर्किट में इसी रॉड में ईएमएफ है और इसी में रेजिस्टेंस है, और बाकी तो कहीं कुछ है ही नहीं, तो उनका रेशो इंड्यूस करंट आ गया आंसर। अगर ये क्वेश्चन हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा हमारे पास सर्किट वाला क्वेश्चन है। ये एक हमारे पास रॉड है जिसमें रेजिस्टेंस है R बाय लेमडा ओम पर मीटर, R बाय L ओम पर मीटर, R बाय L ओम पर मीटर। यहाँ एक रेजिस्टेंस R, ये 2R, ये R, ये PQ पॉइंट। आपको PQ पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है when this rod is moving in the magnetic field and magnetic field is B। करो ट्राई, करो ट्राई। ओके ऋत्विक, चेक करते। किस मेथड से करा ऋत्विक? पुराना क्वेश्चन हटा देते हैं यहाँ से। रॉड विच इज इन मोशन विल हैव मोशनल ईएमएफ, और उस ईएमएफ को अपन उसमें एक बैटरी जैसा शो कर सकते हैं। तो ये रॉड मोशन में है, इन दोनों कंडक्टर, ये कंडक्टिंग दिया था पूरा सर्किट, ठीक है, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा होगा। तो यहाँ से यहाँ लेंथ 2L है, तो यहाँ जो मोशनल ईएमएफ आएगा वो हम यहाँ पे बैटरी जैसा शो कर सकते हैं।
तो आ जाएगा B 2L इंटू V। ठीक है, उसको अच्छे से लिख लेना 2BLV। नीचे L लेंथ है तो यहाँ पर जो EMF दिखेगा हमको उसे हम BLV लिख सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पर L लेंथ में रेजिस्टेंस कितना आएगा? R बाय एल पर ओम पर मीटर रेजिस्टेंस था, तो L लेंथ में कितना होगा? R होना चाहिए। यहाँ पे R रेजिस्टेंस भी होना चाहिए और ऊपर वाले पोर्शन में 2L है, 2 लेंथ है तो यहाँ पे 2R रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो अगर सर्किट को इफेक्टिवली ड्रॉ करो तो एक रेजिस्टेंस R, उसके साथ यहाँ पे बैटरी और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जैसा मुझको दिख रहा है ये 2BLV का बैटरी, R 2R रेजिस्टेंस, there is a resistance R here, then a resistance 2R और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R, then a बैटरी यूज ऑफ BLV। ये सर्किट दिख रहा है इफेक्टिव। बस इस सर्किट में अब तुम्हें R का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो कर सकते हो। बोलो, इसमें नोडल लगा लो, इस पॉइंट से इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 0 मान लो या V मान लो, एक वेरिएबल बनेगा तो हो जाएगा। आ रहा है क्या? कैसे करें ये समझ में आ रहा है? ऋतिक तो बोल रहा है ना? तो फटाफट मैं इक्वेशन बना ही देता हूँ। यहाँ 0 मान लिया, यहाँ V मान लिया, B से सब तरफ करंट जा रहा है तो स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल माइनस एंड पॉइंट का पोटेंशियल, ब्रांच में अपोजिट 2BLV का EMF था, 2BLV का EMF था अपॉन रेजिस्टेंस इस वाली ब्रांच में 3R, प्लस यहाँ पर B माइनस 0 बाय R, प्लस यहाँ पर B माइनस 0 बैटरी के अपोजिट BLV, बैटरी के अपोजिट करंट के अपोजिट BLV नहीं, करंट के सपोर्टिंग BLV है, करंट ऐसा माना ना तो करंट के सपोर्टिंग BLV, तो प्लस BLV अपॉन रेजिस्टेंस यहाँ पर भी 3R इक्वल टू 0 करो, सॉल्व कर दो। V बाय 3R, V बाय R, V बाय 3R, V बाय 3R प्लस V बाय 3R, 2V बाय 3R, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करा तो 5V बाय 3R माइनस, और ये प्लस वाला एक्सप्रेशन उधर ले जाओ, उधर जाके प्लस में हो जाएगा 2BLV बाय 3R, इधर जाके माइनस में हो जाएगा माइनस BLV बाय R, 2 माइनस 1 यहाँ 3R है, 2 माइनस 1 तो BLV अपॉन 3R, रीअरेंज करो, 3R से 3R कैंसिल तो V देखो क्या आ रहा है, BLV अपॉन R। कुछ गलती तो नहीं मेरी? ऐसे 3 मल्टीप्लाई 5V बाय, ये सही लग रहा है मुझको, तो देख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से। सही है क्या? आपको कुछ लग रहा है कि गलती है? BLV व 5 होगा, एक सेकेंड, हाँ ये 5 नीचे आएगा तो BLV व 5 आना चाहिए। अब ऋत्विक, आपका और मेरा आंसर अलग आया। ऋत्विक, क्या ये सही है? सर R नीचे कैंसिल हो जाएगा, R नीचे कैंसिल हो रहा है, हाँ 3R कैंसिल हो रहा है, सही बात है, ठीक है। तो एक, अच्छा R कैंसिल हो जाएगा, सॉरी BLV व 5 बचेगा, हाँ सॉरी वो R नीचे नहीं आएगा, BLV व 5 है ना, ये तो सही है ना? हाँ चलो, ऋत्विक एनी कमेंट, आपका आंसर अलग क्यों आया था? आपने क्या यहाँ पे माइनस ले लिया था क्या? आपने क्या करा था? पता नहीं, अच्छा ठीक है, चलो चेक कर लेना, कहीं मेरी कोई गलती हो तो देख लेना, मुझे तो अभी सही लग रहा है। अच्छा ऐसे नहीं करा आपने, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, नोडल, ठीक है। चलो, तो ये हमने क्वेश्चन देखा जिसमें थोड़ा सा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी भी यूज हो गया, ठीक है। अब अपन आज यहाँ रुकते हैं, वैसे भी मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया है तो अपन रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इमोशनल ईएमएफ पे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चंस की और कैटेगरीज है वो करना है हमको, वो पढ़ेंगे अपन। उसके बाद फिर अगली क्लास में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड चालू करेंगे, ठीक है। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़कर आओ, और बिगिनर बॉक्स नेक्स्ट वाला ट्राई कर सकते हो, BB4 ट्राई करके लाओ, जितना हो जाए करके लाओ, ठीक है। चलो बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, कल हमारी एक क्लास है शाम को, तो कल अपन
नहीं, कल कमल सर ही लेंगे जहां तक तो कल आपकी रिवीजन क्लास एसएचएम की है, और कल हमारी शाम को जो क्लास है उसमें एमईसी की क्वेश्चन बैंक और जो भी एमईसी की 1 2 3 4 डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है? एमईसी की 1 2 3 4 डिस्कस करेंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। बाय सबको, थैंक यू।